हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ्स में स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि मैं यूट्यूब पे जो क्लास 12 की न्यूमेरिकल थी वो टॉपिक मैं फिर से लेकर आया हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ लड़कों का डिमांड था कि सर थोड़ा सा इसको ब्रेक कर दीजिए यूपी लेखपाल की, क्योंकि अभी उसका एग्ज़ाम डेट नहीं आया है। तो थोड़ा सा हम लोगों का क्या है, एग्ज़ाम होने की संभावना हो भी सकती है कि मार्च इलेक्शन के बाद हो, तो इसलिए ऐसा है कि आप हमारे न्यूमेरिकल को क्लियर करा दीजिए। तो मेरे दोस्तों वहाँ पर हम लग गए हैं। फिलहाल इस न्यूमेरिकल की इस टॉपिक को, इस अध्याय 19 को मैं जैसे ही ख़त्म कर दूंगा तुरंत मैं फिर यूपी लेखपाल में आ जाऊंगा। यूपी लेखपाल की जो मैथ की सिलेबस है बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे दोस्तों। जिस स्पीड से मैंने आपको पढ़ाया, जितने भी 7 पार्टों में मैंने पढ़ाया, अगर उस तरह से मैं पढ़ाना चाहूँ ना तो करीब 1 महीने में वो टॉपिक पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, और आप सब पूरी तरह से वीडियो पर बने रहें और टॉपिक को अच्छे से समझिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो था, अब आपके दिमाग में ये होगा कि सर मैंने तो पहला क्वेश्चन किया था, तो पहले के बाद दूसरा आना चाहिए, तीसरा आ गया। तो मेरे दोस्तों आप निश्चिंत रहें, मैं तीसरा ही लिखा हूँ, आपका देखने का तरीका नहीं ना मुझसे गलती से लिखा है। जो दूसरा क्वेश्चन था पहले जैसा हूबहू है, इसीलिए मैं पहला फिर से दूसरा नहीं लिखा, ठीक है। तो आपको ये समझना मेरे भाई कि किसी माध्यम में एक बिंदु पर समान आयाम ए तथा समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे 270 डिग्री कालांतर में गुजरती हैं, इस बिंदु पर परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा। तो मेरे भाई आप चलिए क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। कह रहा क्या आयाम क्या है, दोनों आयाम क्या है, इक्वल है। तो कह रहा A1 इक्वल A2 और बराबर इसकी जगह पे क्या दिया है, A दिया है। और ये चीज़ें हम क्या लिख सकते हैं, एक ही जगह पे रख सकते हैं। किसकी जगह पे रखेंगे, एक ही जगह पर। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि हमारा फार्मूला क्या होता है, R बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 कास फाई। थोड़ा सा इसमें हम इंक डाल लें, एक सेकंड के लिए रुकिएगा। चलिए आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर परिणामी आयाम हमको ज्ञात करना है, यानी आर का मान ज्ञात करना है मेरे भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आर की जगह पे हमें कुछ मालूम ही नहीं है, इंक डालते ही इसमें ब्राइटनेस आ जाता है, एक प्रकार का मतलब कलर आ जाता है ना, तो अच्छा लगता है। देखो इसकी जगह पे मैं ए ही लिखूंगा और इसकी जगह पे भी ए लिखूंगा, और 2A इंटू ए और कास, यहाँ पर फाई का मान दिया हुआ है मेरे भाई, फाई का मान दिया 270 डिग्री, तो कास 270 डिग्री। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि अगर कास 270 डिग्री का जो बायोलॉजी की स्टूडेंट है, फिलहाल हाई स्कूल तो कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, तो हाई स्कूल में मैथ आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ी सी जानकारी आप ट्राइग्नोमेट्री की जरूर रखें मेरे भाई, ठीक है। चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि कास 180 प्लस 90, और कास ये तीसरे चतुर्थांश में जाता है, तो तीसरे चतुर्थांश में कास नहीं मिलता, इसीलिए कास हो जाएगा, और थीटा की जगह पे 90 है, तो कास 90 अंश का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, और माइनस किसी के सामने, किसी कभी भी 0 रहता है तो उसके सामने माइनस नहीं लगाया जाता। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर 2A स्क्वायर होगा मेरे दोस्त, और प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और कास 270 का वैल्यू 0। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर, और मेरे भाई 2A स्क्वायर का 0 में मल्टीपल होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। मतलब मैं लिख दूंगा इतना, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं बराबर करके लिख दिया कि 2A स्क्वायर, और A का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। देखिए बायोलॉजी वाले मेरे दोस्तों आप ध्यान से समझिए, यहाँ A स्क्वायर है तो इस A स्क्वायर का क्या निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा। अच्छा यहाँ पर रिंग लाइट आ रही है, चलो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, वहाँ रिंग लाइट आ रही थी, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, तो A स्क्वायर का वर्गमूल A हो जाएगा और करड़ी 2 बचेगा। तो इस तरह से इसका परिणामी आयाम आ जाएगा मेरे दोस्तों, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन चौथा क्या है मेरे भाई, ठीक। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं सामने आ जाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्टॉप करके नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये आपका चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। इस चौथे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट था, इसीलिए चौथा क्वेश्चन कराना अनिवार्य है, ठीक है। देखिए कह रहा क्या, दो तरंगों के आयाम 4:3 के अनुपात में है, ये दोनों तरंगे व्यतिकरण तो करें तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके वो वैकल्पी में आते हैं, वस्तुनिष्ठ में आते हैं, ठीक है। तो कम से कम इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सीखें और बढ़िया से सीख के इसका आंसर समझें। पहले नंबर तो हम कहते हैं कि A1 अनुपाते A2 बराबर 4:3 दिया, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। हमसे कह रहा कि I max, अगर हम कहें I max की बात तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, तो मैंने कल ही फार्मूले में बताया था कि A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर,
और आई मिनी की बात अगर हमसे कोई कहे कि आई मिनिमम की बात क्या होती है, तो मैंने आपसे यही कहा था कि A1 समानांतर A2 का होल स्क्वायर। बोलो दोस्तों, यही तो मैंने आपको समझाया था मेरे भाई। हाँ, तो ये देखिएगा, कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसके अंदर यानी दोनों का स्क्वायर स्क्वायर है, तो क्या मैं इस तरह से A1 प्लस A2 बटे, रिंग लाइट तो नहीं आ रहा भाई, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते मेरे दोस्त? लिख सकते हैं बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब इतना लिख सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए A1 बटे A2, तो मैं कहता हूँ अंश और हर इसके अंदर ही मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, आई मैक्स और बटे आई मिनी बराबर क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ पर A2 से भाग दूंगा मेरे दोस्त, तो A1 बटे A2 और प्लस जब A2 बटे A2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर A1 है तो A1 बटे A2 हो जाएगा और -1 बचेगा, और इसका लगा क्या है, होल स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर आप 4/3 रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू मैं 4/3 लिख सकता हूँ, 4/3 + 1 और फिर 4/3 - 1, और इसका होल स्क्वायर लगा था, जैसे वैसे मैं लिख दे रहा हूँ। इस तरह से देखा जाए तो 3 करने 3 और 4 7, 7/3 हो जाएगा, और 3 करने 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1/3, लेकिन होल स्क्वायर है मेरे दोस्तों, होल स्क्वायर लगा दिया, 3 से 3 नीचे का हर मिला तो कट दिया। अब ये बचेगा कितना, ऊपर 7 और नीचे 1, तो इस तरह से होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 7 7 49 और नीचे 1। तो कह रहा हमसे आई मैक्स अनुपाते आई मिनी यानी मिनिमम, तो कितना हो जाएगा, 49/1। दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मेरे दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका बड़ी आसानी के साथ लग गया, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा ना। चलिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं ना, पूरा आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो को ऐसे रोक के आप पूछ करके लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दूंगा, क्योंकि ज़्यादा MB की वीडियो हो जाएगी तो मैं ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये 5वां गैप मैंने इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर 5वें में कह रहा है आपका क्वेश्चन कि 1 अनुपाते 9 के अनुपात में है तीव्रताएं। अब की बार I1 अनुपाते I2 दिया है, वहाँ पर I1 अनुपाते I2 का मान दिया है, तो वहाँ पर आपको ज्ञात करना है क्या, महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो बिल्कुल आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपका लग जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब ये 6वें क्वेश्चन में कह रहा है कि यंग के प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से, पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन यहाँ है। तीसरी, यहाँ एक क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ पर है, तीसरी दीप्त तथा दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, तीसरी आदीप्त फ्रिंज पर पहुंचने वाली प्रकाश तरंगों में कितना कलांतर हुआ, कितना पथांतर होगा, जबकि लेमडा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम है मेरे भाई। अब आपको ये देखना मेरे दोस्तों कि दीप्त फ्रिंज के लिए फार्मूला होता क्या है कलांतर का। कल के फार्मूले वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, सिखा दिया था। ठीक है, कि कलांतर को 2πn लेते हैं, जहां पर n हमारा क्या होता है, 1 2 3 नंबर्स है, वो किसके नंबर है, यहाँ पर आपके जो दिया हुआ है कि तीसरी दीप्त या तीसरी आदीप्त, यानी जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है उस फ्रिंज के बारे में बता रहा है कि तीसरी फ्रिंज है या दूसरी है। तो यहाँ पर अगर हम दीप्त फ्रिंज के लिए करें तो दीप्त फ्रिंज का फार्मूला हमारा 2n होता है, तो 2 लिख दिया, और n की जगह पे तीसरे की बात कर रहा इंटू पाई, तो 3 दूना 6π हो जाएगा। ये आपका हुआ पहला आंसर, पहले का पहला। पथांतर की बात कर रहा है तो n का मतलब 3 हो गया, और लेमडा की बात कर रहा तो 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो इस तरह से 6 त्रिक 18000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। देखिए भाई यहाँ पर रिंग लाइट नहीं आ रही है। चलो अब आदीप्त फ्रिंज की बात करेंगे मेरे दोस्तों। आदीप्त फ्रिंज की भी फार्मूले होते हैं, तो आदीप्त देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप एग्जाम में लिखिएगा। आदीप्त फ्रिंज के लिए, आदीप्त फ्रिंज के लिए क्या किया जाता है कि डेल्टा फाई बराबर क्या होता है, 2n - 1 इंटू पाई। तो यहाँ पर हम 2 इंटू 3 - 1 करेंगे। देखिए यहाँ पर रिंग लाइट नहीं आ रही है, बता दीजिएगा, हमको संकेत दे दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 - 1, तो इस तरह से 5π हो जाएगा ये आदीप्त के लिए। और यहाँ पर अगर हम डेल्टा x की बात करें तो डेल्टा x की बात करेंगे तो n यानी 2n - 1 इंटू λ/2 होता है। तो यानी हम यहाँ पर 2 गुणे 3 - 1 करेंगे, और लेमडा की बात करेंगे तो 6000/2। रिंग लाइट आ रहा है? चलिए, यहाँ तो नहीं आ रहा होगा ना, चलो ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। देखिए 2 इंटू 3 - 1 एंड लेमडा की बात जगह पे 6000 और बटे 2 करेंगे मेरे दोस्त। तो 3 दूना 6 में से गया तो 5 ही आया, और 6000 और बटे 2, 2 तियाँ 6 यानी 5 तियाँ 15, तो 15000 कितना हो जाएगा, 15000। ये हो गया आपका पथांतर, तो ये हो गया आपका इतना एंगस्ट्रॉम, ये भी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये 6वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पर बारिश हो रही है, अभी हमको घर जाना है, तो यहाँ से काफ़ी करीब 3 से 4 किलोमीटर हमारा गांव है,
तो फिलहाल अब क्वेश्चन करा दे रहे हैं, देख रहे हैं कितनी टाइमिंग हो रही है उसी अनुसार, क्योंकि बारिश थोड़ी सी कम हुई है तो हम लोग निकलना चाहेंगे घर। ठीक है दोस्तों, तो रही बात आपके लिए पर डे शाम को मैं ऐसे जुड़ता रहूँगा। अगर आप मान लेते हैं क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, 10th के हैं, तो आपको इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन में ऐसे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन करके ऐसे जब आप वीडियो देखते हैं तो एक ऐसे करके आता होगा, हाँ वहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसे डिस्क्रिप्शन ढेर सारा लिखा हुआ मैटर मिलेगा। वहीं पर आपको क्लास 12 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लास 12 की जितनी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल चैप्टर में करवाया हूँ सभी के सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वो क्लास 12 की ही वीडियो सभी के सभी हैं। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं फिर एक दो क्वेश्चन और करा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों को निकलना घर भी। ठीक है, क्योंकि बारिश हो रही तो समय से निकल जाना जरूरी है। देखिए आप सब नोट कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप सब मैं सामने आ गया। ठीक है, अब इतने पे आपका नोट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया बिल्कुल लगातार, क्योंकि 6वें के बाद ये 7वां क्वेश्चन जो आपका है ये कहीं ना कहीं डिफरेंट है। जो 6वां क्वेश्चन था उससे ये डिफरेंट है, इसीलिए मुझे ये कराना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। जब तक क्वेश्चन के लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आते न्यूमेरिकल में ना, तो तब तक आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन को पढ़ने से आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला इसके साथ सेट हो रहा है। लेकिन फार्मूला आपको याद होगा तभी आप जान पाएंगे कि इस न्यूमेरिकल में कौन से क्वेश्चन के कौन से फार्मूले सेट हो रहे हैं। देखिए दे रहा कि 2.0 mm की दूरी पर स्थित दो पतली समांतर स्लिटों पर। अब देखिए दो समांतर स्लिट, कल मैं बताया था वीडियो में कि दो समांतर स्लिट S1 और S2 होते हैं, उनके बीच की दूरी को हम लोग d से स्मॉल d से दर्शाते हैं। तो मैं साल लिख रहा हूँ मेरे दोस्तों, स्मॉल d बराबर 2.0 mm है। जब कभी भी यूनिट एक बार mm में दिया है, दूसरी बार सेंटीमीटर में दिया है, एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में बनाया जाता है तो ये मीटर में होता है। मतलब कहीं ना कहीं ये तीनों राशियां अलग अलग यूनिट में दी हुई हैं और इनको एक यूनिट में आपको बनाना पड़ेगा। बिना एक यूनिट में बनाए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कभी भी करेक्ट आंसर नहीं पाएंगे, आपका आंसर होगा गलत और एग्जाम में आपको नंबर मिलेंगे 0। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 mm को मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये d का मान हो गया। अच्छा एक चीज मैंने बताया था कि कैसे आप जानोगे कि W कौन है, क्या नाम है, D कौन है, कैपिटल D और कौन स्मॉल d। तो देखिए 2 mm आपका बड़ा होता है कि 30 सेंटीमीटर बड़ा होता है, तो 30 सेंटीमीटर बड़ा होता है। तो 30 सेंटीमीटर जो आया वो कैपिटल D का मान है। क्यों, चलो पढ़ के भी देख लेते हैं। समांतर स्लिटों पर इतने एंगस्ट्रॉम 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है स्लिटों से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे पर्दे। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे पर्दे, अगर पहला वीडियो आप इसका देखे हो तो 100% ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो 30 सेंटीमीटर की बात कर रहा है तो इसे मीटर में बनाना पड़ेगा, 30 × 10⁻² मीटर हो गया मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर एंगस्ट्रॉम दिया तो लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है। इस 6000 को लिख सकते हैं कितना, 6, चलो पूरा लिखेंगे 6000 × 10⁻10 मीटर हो गया। अब 10 पे 10 है और 3 ये घात में जब कन्वर्ट करोगे ना मेरे भाई तो ये प्लस में होगा, तो 10 पे 3 घात चला जाएगा तो इस तरह से बचेगा 6 × 10⁻7 मीटर हो गया। ये लेमडा का मान हो गया। ठीक, कोई दिक्कत इतना तो होगा नहीं। चलो मैं ब्लैक पेन से लिखना चाहूँगा, चलो नीले से लिखता हूँ। चलिए ये चीज़ अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि फ्रिंज की चौड़ाई से पूछा है तो फ्रिंज की चौड़ाई को W से दर्शाया जाता है। ये कैपिटल D लेमडा बटे स्मॉल d होता है। अब D का वैल्यू आपने लिखा कितना, 30 × 10⁻2 और लेमडा का वैल्यू आपने लिखा कितना, 6 × 10⁻7। दोस्तों अच्छे से आप सॉल्व कीजिए और समझिए। देखिए यहाँ पर आप मीटर लिख सकते हो, यहाँ पर भी मीटर लिख सकते हो। स्मॉल d की बात करें तो उसका वैल्यू 2 × 10⁻3 है मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम कीजिए, ये इससे काट देंगे तो ये 3 हो जाएगा और 3 में 3 का गुणा होगा तो 3 × 9 हो जाएगा। अब ये 3 0 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा मेरे भाई। अगर आपको ये दिक्कत होता हो कि सर कैसे ऊपर ले जाएंगे प्लस घात हो जाएगी, तो मैं ये पहले बता दिया हूँ कि अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है न्यूमेरिकल के तो उसके लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं, पॉइंट को आगे पीछे ले जाते हैं, पावर को आगे पीछे ले जाने में क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता, वो भी मैं कैलकुलेशन करके डाला हूँ। तो आप डालोगे ना कि कैलकुलेशन और R.K. वर्मा डालोगे तुरंत वो चीज़ मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए 3 का 3 में गुणा हुआ तो 3 × 9 हो गया और ये 3 घात ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 घात ये और 1 घात पहले से ऑलरेडी है तो 4 घात हो जाएगा और ये दोनों 7 और 2 9 हो जाएंगे। 9 घात में से 4 घात चला जाएगा तो कितने घात बचेंगे मेरे भाई, -5 घात बचेंगे। और यहाँ पर भी मीटर 1 मीटर से कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर आपका बच जाएगा। इतना आपका आंसर होता है। लेकिन दूसरी बात लिखने का और एक तरीका होता है,
अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 9 गुणे 10 पर माइनस 3 और गुणे 10 पर माइनस 2, क्या लिखने में कोई गलती किया मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। अब इस 10 पे माइनस 3 को मैं मीटर से मिलीमीटर में बना सकता हूँ, यानी 9 गुणे 10 पर माइनस 2 क्या हो जाएगा? एमएम हो जाएगा। या इसी चीज़ को 9/100 लिख सकते हो, एमएम कर सकते हो, और इसी चीज़ को 0.09 एमएम भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं। मेरे दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको परफेक्टली ऐसे समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर हैं तो नए सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्या कि प्रकाश के विकिरण संबंधी प्रयोग में दो स्लेटों के बीच का अंतराल यानी एस, तो स्मॉल डी बराबर 0.2 mm है। फिर आप करोगे 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जल्दी में है थोड़ा सा, क्योंकि बारिश बंद हुई है, फिर से लग रहा है ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इनसे निर्गत प्रकाश के व्यतिकरण से 1 मीटर पर स्थित पर्दे, तो यानी डी बराबर 1.0 मीटर की बात कर रहा है। गणना कीजिए कि स्लेटों पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, दूसरा केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तृतीय आपतित फ्रिंज की दूरी। तो देखिए यहाँ पर हमको गणना करना है क्या कि यहाँ, अच्छा, पर्दे पर 3 मीटर की फ्रिंज की चौड़ाई, यानी W का मान दिया मेरे दोस्तों कितना? 3 मीटर नहीं है, 3 mm है। चलिए 3.0 mm है, तो 3 गुणे 10 पर माइनस 3 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाइए, W बराबर होता क्या? डी लेमडा बटे स्मॉल डी। हमें लेमडा का मान निकालना है, तो W इंटू डी बटे कैपिटल डी हो जाएगा। W का मान 3 गुणे 10 पर माइनस 3 हो जाएगा भाई। स्मॉल डी का मान 0.2 गुणे 10 पर माइनस 3 हो जाएगा। और कैपिटल डी का वैल्यू कितना है मेरे दोस्तों? 1 मीटर है। तो एक नीचे लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, तो 3 दूना 6, 0.6 हो जाएगा, और गुणे 10 पर माइनस 3 माइनस 6, और ये हो जाएगा तरंगदैर्ध्य। कितना हो जाएगा? मीटर में ही हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि तरंगदैर्ध्य को हम लोग तरंगदैर्ध्य में अगर आया होता तो यानी एंगस्ट्रॉम में आया होता तो एंगस्ट्रॉम में, लेकिन ये मीटर में था तो मीटर से मीटर में, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ये लेमडा का मान आ गया। अब दूसरा हमसे कह रहा क्या, दूसरा प्रश्न में हमसे कह रहा है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तृतीय आदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो तृतीय यानी कि अगर हम करें तो यक्ष की बात, यक्ष यमी, तो इसके लिए होता है 2m-1 इंटू डी लेमडा बटे लेमडा बाई 2। यही हमारा जो फार्मूला होता है, यही हमारा फार्मूला होता है, और इंटू डी हो जाएगा। तो इस तरह से जो वैल्यू होगा वो कितना तृतीय का है, यहाँ पर हम m बराबर क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे, क्योंकि तृतीय का है। तो 2 गुणे 3 माइनस, बादल का आवाज़ भी आ रहा है, देखिए बादल का आवाज़ आ रहा है। डी का वैल्यू कितना है भाई? 1 है। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आवाज़ कर रहा बादल तो बारिश जरूर होगी। 2 गुणे डी का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त? जो आया 10 पर माइनस 3 हुआ। तो इसका कैलकुलेशन फिलहाल आप कर लेंगे, और इसका आंसर आएगा मीटर में दोस्तों, ठीक है। इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि अभी सामान को हम लोग सबमिट करेंगे। 1 सेकंड रुक जाइए, सामान को सबमिट करने में भी टाइम लगेगा मेरे दोस्तों। इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा मेरे भाई। इसका आंसर जो भी आएगा लगभग अप्रॉक्सीमेट 7.5 mm के लगभग में आएगा। आप इसका आंसर कर लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। और रही बात, इतने पर हम लोग छोड़ के अब चल रहे हैं घर, ताकि कोई दिक्कत ना हो, जल्दी से हम लोग भी पहुँच जाएँ। बशर्ते इतने पर रखते हैं, और आगे फिर कल की क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप सबको अच्छा लगेगा कि हाँ इससे हमने आपको कुछ बताया समझाया, तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।